बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम्स के पोर्शन में से मेंबरशिप फी, जिसको हम लोग सब्सक्रिप्शन भी कहा करते हैं। मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन, ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ना, ये मोस्टली हमारे पास एनुअल बेसिस के ऊपर होती है। लेकिन इसमें ना कभी कभी कुछ मेंबर्स को ये ऑफर्स दे दी जाती हैं कि भाई अगर आप एनुअल बेसिस पे नहीं पे करना चाह रहे तो आप ना लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। हमारे पास लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी आती है, एनुअल बेसिस पर भी आती है। तो एनुअल बेसिस पर है तो उसकी रिकॉर्डिंग कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अगर लाइफ टाइम बेसिस पर है तो कितनी सब्सक्रिप्शन जाके रिकॉर्ड करूं वो हम लोगों को जरा सीखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन वगैरह कोई भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी किस्म के कुछ सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, उसमें ना उसके मेंबर्स, उसके डोनर्स वगैरह मौजूद होते हैं। जैसा कि अगर आप आई कैप की एग्जांपल लें तो बेटा आई कैप के मेंबर्स इवन के क्वालिफाई हो चुके हैं, उसके बावजूद वो अपनी मेंबरशिप को रिटेन करने के लिए, कि हम लोग ये कहलवाने के लिए कि हम लोग आई कैप के मेंबर्स हैं, वो एनुअल बेसिस पे सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं। एनुअल बेसिस पे एक फी पे की जाती है जिसे सब्सक्रिप्शन फी, जिसे मेंबरशिप फी कहा जाता है, और ये हर साल आप लोगों को पे करनी होती है। इसी तरह अगर आप लोग अपने आप को एज अ स्टूडेंट भी देखें ना, तो भाई आप एग्जाम फी तो पे कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक अटेम्प्ट में वो सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं करते, क्योंकि पूरे एक साल बाद पे करनी होती है, सेमी एनुअल बेसिस पे नहीं है। तो जब आप लोग एक अटेम्प्ट के बाद दूसरी अटेम्प्ट पे जाते हो तो आपकी फी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई पड़ी होती है, पता चलता है उसमें 3,000 रुपए तो सब्सक्रिप्शन फी क्या आ गई है। तो वो फी की अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ हमारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सब्सक्रिप्शन फी हमें डिले जाके पे कर देते हैं। कुछ हमारे मेंबर्स ऐसे होते रहते हैं जो हमें इन एडवांस में भी सब्सक्रिप्शन फी पे कर देते हैं। तो बेटा इसका अकाउंट आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स में आप लोग बनाया करते थे। क्या आपने देखना है कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है तो उसका ओपनिंग कितना है, उसका क्लोजिंग कितना है, अगर इन एरियर्स है तो उसका ओपनिंग कितना है, उसका क्लोजिंग कितना है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की, और इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बोलना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मैं अपनी इनकम शो कितनी करूं। तो इसके लिए जब भी सब्सक्रिप्शन की बात है आपने एक अकाउंट बना लेना है और आपकी सारी सब्सक्रिप्शन के जितने बैलेंसेस वगैरह हों उसी में अकाउंट पर आप लोगों ने कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखें, कहते हैं मैनी एनपीओज रिसीव्ड मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन दैट entitles the members of the NPO to receive to services provided by the NPO at each year, and there will be usually be some members who have paid this subscription in advance and some who are in arrears. These are both included as balances brought down and carried down. तो आपने इनके brought down balances भी लिखने हैं कि प्रीवियस ईयर के मेरे पास एडवांस में जो पीए किए गए थे या एरियर्स में थे वो कौन कौन से हैं, और इस साल में कौन से हैं, उनके ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन बैलेंसेस लिखने हैं। जैसे अगर आप सब्सक्रिप्शन फी इन एडवांस रिसीव कर लेते हो तो आपकी लायबिलिटी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन फी इन एडवांस रिसीव कर लेते हो तो आपके ऊपर लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, उसका ओपनिंग कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग। तो भाई आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस प्रीवियस ईयर का वो जाके लिखना है, मेंबर्स हु हैव प्रीपेड, तो मतलब एडवांस, वो आपने जाके लिखना है। और इसका जो आपके पास क्लोजिंग होगा वो आपने इसकी डेबिट साइड पे लिखना है, मेंबर्स हु हैव प्रीपेड इन एडवांस। अब अगर एरियर्स की बात करें तो मतलब ऐसे मेंबर्स जिन्होंने अभी तक आपको पे नहीं किया तो फ्यूचर में पे कर देंगे। आपका एसिड बनता है, जब आपका एसिड बनता है तो एसिड की ओपनिंग कौन सी साइड पर होती है, डेबिट साइड पर। तो आपने ब्रॉड डाउन में लिखना है मेंबर्स इन एरियर्स,
तो इसकी क्लोजिंग हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पे आके लिख देना है मेंबर्स इन एरियर ड्यूरिंग द ईयर। जितनी भी कैश अमाउंट आपने रिसीव की होगी तो उसकी जर्नल एंट्री आपने क्या बनाई होगी, कैश अकाउंट डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो ये अमाउंट सारी की सारी आपको यहां से मिल जानी है। ये 5 चीजें लिखने के बाद 6th वन बैलेंसिंग वैल्यू कि मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपनी सब्सक्रिप्शन इनकम रिकॉर्ड कितनी करनी है वो आप लोगों ने जाके लिख देंगे। ये आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आ जाएगा। आई होप कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोगों को समझ आ चुका है। अब अगर आप लोग देखें ये तो आ गए आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर इनके जो क्लोजिंग्स आपके पास मौजूद हैं अगर इन एडवांस हैं तो फिर आपने अपनी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनाना है, और इन एरियर्स है सब्सक्रिप्शन तो उसको आप लोगों ने करंट एसेट्स का जाके पार्ट बना देना है। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखें आपसे कहा गया brought on and carried on a single subscription account, cash received is credited to the account and the balance on the account is transferred to statement of the income and expenditure account. I hope कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको ये अकाउंट समझ आया या नहीं आया वो बताएगा हमें एग्जाम्पल 6। जल्दी से सॉल्व करें, एग्जाम्पल 6 जल्दी से सॉल्व करें सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए। अब आपने जब भी अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन फ्यूचर बनाना होगा, या ये जो क्वेश्चन है ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना इससे रेलिवेंट 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। और ये ना आपके एमसीक्यूज का पार्ट भी बनता है, बिल्कुल यही टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही तो आपको अकाउंट बनाकर ये बताना पड़ता है। अब आप अपने पास ये अकाउंट बना लेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आपके पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया। अब देखिए सबसे पहले ना अपने पास आप ये नोट कर लिया करें हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है। तो उसने आपको बताया कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है 2000, और हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेजर अकाउंट ही बनाकर देना है उसको। अब देखें अगर 31 मार्च 2017 को एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2016। ओके, अब उसने आपको बताया 31 मार्च 2016 मींस ओपनिंग बैलेंसेस की बात करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस। कहते हैं क्रिकेट क्लब हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एरियर्स से मुराद उसके लिए रिसीवेबल है। इन ए मेंबरशिप फी इन एरियर्स से मुराद है कि उसके लिए रिसीवेबल है, उसका एसेट है। एसिड है तो अपना ओपनिंग कौन सी साइड पे देके जाएगा अमाउंटिंग टू ₹48,000। तो आपने यहां पर आकर 48,000 मेंबरशिप फी इन एरियर ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है आप लोगों ने। फिर आपके पास इधर आ जाएगा had received 12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है तो उसकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो ओपनिंग यहां पे पहुंच गया। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 club received rupees this including 26 membership for the years to 31st March 2018 at rupees 1200 per annum। भाई जो अमाउंट आपने रिसीव किया है ना वो तो यहाँ पे लिखे ना सबसे पहले 624। ऑलराइट, अब कहते हैं इसमें 26 मेंबर्स की मेंबरशिप फी शामिल है एट द रेट ऑफ 1200 पर मेंबर। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 26 इज इक्वल टू क्या 31.2 31,200 इन टोटल 31,200। और वो रिलेट कर रही है कौन से टाइम पीरियड से, तो मतलब आपने इन एडवांस रिसीव कर ली। तो जो एडवांस में रिसीव किया उसका आप लोगों ने क्लोजिंग कौन सी साइड पे लिखना है, कौन सी साइड पे लिखना है डेबिट साइड पर 31.2। ऑलराइट, ये है हमारे पास मेंबरशिप इन एडवांस बैलेंस कैरीड डाउन। फिर देखें कहते हैं 31 मार्च 2017 16 मेंबर्स ओड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1200 ईच। और हमारे पास 16 मेंबर्स ऐसे हैं
जिन्होंने हमें अभी तक अपनी मेंबरशिप फी जमा नहीं करवाई तो उनसे रिसीवेबल्स है। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 19.2। तो ये आ जाएगा हमारे पास मेंबरशिप इन एरिया। क्लियर। और आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट चली जाएगी 576। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये जो आप लोग यहाँ पे आके क्लोजिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि नेक्स्ट ईयर के लिए ना ये इसको आके अपना ओपनिंग बना देता है और इसको आके यहाँ पर अपना ओपनिंग बना देता है। ओके, नेक्स्ट देखें। एग्जाम क्वेश्चन ऑफन इंक्लूड्स द राइट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर। जैसे बैड डेट्स में होता था, ये बेसिकली मेरे रिसीवेबल्स है ना एक किस्म के। तो बैड डेट्स भी ऐसा होता था कि हमें राइट ऑफ करने पड़ते थे। तो कहते हैं कि एग्जाम क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ करना पड़ता है फ्रॉम मेंबर्स हु हैव स्टॉप्ड अटेंडिंग द क्लब। मतलब जो आपके अब क्लब का पार्ट नहीं रहे तो लाजिम बात है अब वो आपको सब्सक्रिप्शन भी नहीं देने लगे, तो आपने उसको उनको राइट ऑफ करना है। द बैड डेट एक्सपेंस इज चार्ज एज एक्सपेंस इन द income and expenditure and also include in the subscription account to determine correct amount of subscription revenue to be recognized in statement of income and expense। तो कहते हैं अगर आपके पास कुछ ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं जिन्होंने आपके पास आना छोड़ दिया है तो लाजिमी बात है अब उन्होंने सब्सक्रिप्शन फी वगैरह भी नहीं देनी, तो आपने उनको राइट ऑफ करना है ताकि आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट को सही से डिटरमिन कर सको। और जो आप बैड डेट रिकॉर्ड करते हो वो आपके एक्सपेंस के तौर पर भी जाता है। तो आप लोग इससे पहले अकाउंटिंग में भी तो यही सब कुछ करते थे, बिल्कुल वैसे ही इधर करना है। इस कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 मुझे सॉल्व करके दें। सेम डाटा है, बस एक चीज का इसमें इंक्रीज आ जाना है बस, बाकी सारा क्वेश्चन आपके पास सेम है। एग्जाम्पल नंबर 7 की जल्दी से वर्किंग करें। ये एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह है, सिर्फ ये देखें ये वाली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें, बाकी सारे एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कहते हैं कि जो आपके पास स्टार्ट में एरियर्स में मौजूद थे उनकी हाफ ऑफ द मेंबर्स who were in arrears at the end of the previous period। तो मतलब इस साल के तो स्टार्ट में है ना, इन एरियर्स हैं तो रिसीवेबल्स हैं कहां पर मौजूद होंगे, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑफ रुपीज। तो इसका हाफ कहते हैं कि वो स्टिल आपके एरियर्स हैं, मतलब अभी तक उन्होंने आपको पे नहीं किया। जब उन्होंने अभी भी हमें पे नहीं किया, हालांकि प्रीवियस ईयर के थे और अभी भी हमें पे नहीं किया, तो हमने डिसाइड किया कि हम इनको राइट ऑफ कर दें। तो राइट ऑफ करने के लिए आपने सेम यही अकाउंट बनाना था, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम आनी थी, सिर्फ फर्क क्या पड़ जाना था, आप यहां पर आकर 24 बैड डेट रिकॉर्ड करते थे बस। और अब बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है 552। क्या यहाँ पे बैलेंसिंग वैल्यू 600, 576 प्लस 24 कर दें, हाँ 600 ऐड करना था, 600 आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी और आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। ये देखिए ये सिर्फ जाके हम लोगों ने बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं। ऑल राइट, अब आते हैं बेटा ये मेंबरशिप जी। बैड डेट हाफ ऑफ द अमाउंट, ये देखो half of the members who were in arrears at the end of previous period। तो देखो मेरा अभी करंट ईयर 2017 है, तो प्रीवियस ईयर 2016 उसके एरियर्स देखो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंट 48,000, 48,000 का हाफ 24, तो वो आप लोगों ने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर, सिर्फ इतना सा था। ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन फी मेंबरशिप फी आपके पास आ गई। अब आपके पास आता है ज्वाइनिंग फी एंड लाइफ मेंबरशिप फी। अब देखिए अक्सर ऐसा होता रहता है, जैसे जिम की बात करें तो वो आपसे कहते रहते हैं कि भाई 2000 रुपीज पर मंथ लेंगे लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन फी दें।
ऐसा ही है ना, रजिस्ट्रेशन फी प्लस वो जो पर मंथ फी होती है अलग से आपको पे करनी पड़ती है। इसी तरह से जब आप आई कैप के स्टूडेंट्स बने थे, सब्सक्रिप्शन के अलावा आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन फी भी दी थी, उसे ज्वाइनिंग फी कहा जाता है। कि उस क्लब के मेंबर्स बनने की फी और फिर मेंबरशिप को रिटेन करने के लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन। ओके, और अगर आप चाहें तो आप लाइफ टाइम मेंबरशिप फी भी पे कर सकते हैं। अब एनुअल बेसिस पे नहीं जा रहे, जबकि इनकम के लिए तो हमने ये पढ़ा था ना कि जिस साल जिस टाइम पीरियड से रिलेट करती है इनकम, उसी टाइम पीरियड में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा ही है ना। अब देखें हमने इसके लिए क्या करना है, तो आपसे कहते हैं द फॉलोइंग मेंबरशिप फी माइट बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर सेवरल ईयर्स। ज्वाइनिंग फी है, आपके पास लाइफ मेंबरशिप फी है, तो आपको ये फर्स्ट ईयर में ही जाकर, मतलब जिस साल आपने रिसीव की उसी साल में आपको इनकम नहीं बना लेनी चाहिए। आपने इसको मल्टीपल ईयर्स के लिए लेकर जाना है, ड्यूरिंग विच द एनपीओ इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द रिस्पेक्टिव मेंबर, कि जब तक वो एनपीओ उस मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेगी तब तक आपने उसको अपनी इनकम बनाते रहना है। आप देखें क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर आपके पास ज्वाइनिंग फी है, ये दो फीस के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसके लिए आपने इसको ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स आप लोगों ने अपनी इनकम का पार्ट बनाते रहना है। कहते हैं सम ऑफ मनी दैट पेड बाय मेंबर्स इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द एनपीओ, ये ज्वाइनिंग फी को उसने डिफाइन कर दिया। फिर लाइफ मेंबरशिप फी वंस इन अ लाइफ, कि आप लोग मंथली बेसिस पे फी ना पे करो, एनुअल बेसिस पे फी ना पे करो, आप एक ही मरतबा लमसम अमाउंट पे करो और सारी जिंदगी के लिए आप उसके मेंबर बन जाओ। डन। फिर क्या कहते हैं, लमसम अमाउंट पेड बाय अ मेंबर इन लिeu ऑफ पीरियोडिक रेगुलर सब्सक्रिप्शन टू द एनपीओ, मतलब वो जो एनुअल बेसिस के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन पे करनी थी उसके बजाय उसने एक ही लमसम अमाउंट पे कर दी है। अब देखिए अगर सपोज कि उसकी लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ है 20 ईयर्स, फिर तो वो 20 ईयर्स तक पे करता रहता। तो एक ना मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप की ना एक अमाउंट वो डिसाइड कर देते हैं कि भाई अगर आप चाहें तो 1,000 रुपीज हमें एनुअल बेसिस पे करते रहें, अदरवाइज आप 15,000 रुपीज पे करके लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप ले लें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शन के ऊपर जाना। तो कुछ हमारे मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो लाइफ टाइम मेंबरशिप फी पे कर देते हैं और लाइफ टाइम के लिए उनके मेंबर्स बन जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, कहते हैं however in some circumstances it may be appropriate to recognize joining fee or entrance fee, joining fee या फिर entrance मतलब मेंबर बनने की फी, in the year in which those fees become due. Therefore, recognition of such fee involves a considerable degree of judgment on the part of the NPO. अब बेटा अगर आपके पास ऐसी कोई फी आ जाती है तो लाजमी बात है, अब ये आपकी जजमेंट है कि आपने उसको कितने अरसे तक अपनी इनकम का पार्ट बनाते रहना, क्योंकि उसने कहा ओवर द सेवरल ईयर, उसने ये थोड़ी कहा ओवर द 10 ईयर, ओवर द 15 ईयर्स। अब ये आपकी अपनी जजमेंट है कि आपके एनपीओ कब तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती रहेगी, या उसकी अपनी एक पॉलिसी बन जाती है जो कि वो अपने तमाम अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्क्लोज करेगी कि जो हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फी है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हम इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाते हैं, तो वो 10 साल तक हमारी इनकम का पार्ट बनती रहेगी। अब ये एनपीओ की अपनी पॉलिसी बन चुकी है कि हम मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फी को 10 इयर्स तक अपनी इनकम का पार्ट बनाते हैं। आपको बता देंगे ऐसी चीजें, लेकिन है सारी आपकी जजमेंट। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें इसकी एग्जांपल 8 कहते हैं मुल्तान बुक रीडिंग क्लब इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड एनपीओ, द मेंबर्स ऑफ मुल्तान बुक रीडिंग क्लब कैन पे अ मेंबरशिप प्रिविलेज by either paying rupees 10,000 per annum or paying a lump sum amount of rupees 80,000 for लाइफ टाइम। दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद है। अब मेंबर्स ने जब आना है ना, उसने अपने मुताबिक देखना है।
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिम करने का ना बड़ा शौक जज्बा उभर रहा होता है, बस वो जाके रजिस्ट्रेशन फी फर्स्ट मंथ की फी पे करो, 2 दिन जाओ, तीसरे दिन वो बुखार उतर जाता है, फिर जाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो भाई आप पे डिपेंड करता है कि वो क्लब कैसा है, आप लाइफ टाइम उसको ज्वाइन भी कर पाओगे या नहीं। तो कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं नहीं यार नहीं, पहले 10,000 पे देकर देख लेते हैं ये सर्विसेज कैसी हैं, राइट। अच्छा आप देखें, कहते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशंस 20 members have opted for lifetime membership. तो 80 into 20 is equal to 1,600,000 ऐसे 160 1,600,000 1.6 million 0,000 तो यही मैंने बोला था 1.6 million 1,600,000। अच्छा, the management of MBRC has estimated that on average a member will be using MBRC services for, अब देखो उसने काम को आसान कर दिया। अब आपने क्या करना है, जो आप लोगों ने लाइफ टाइम मेंबरशिप फी रिसीव की है उसको आपने डिवाइडेड बाय 10 करके पर ईयर इनकम बनाते जाना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास होगी वो आपकी लायबिलिटी रिकॉर्ड होती जाएगी। ऑलराइट, ये अमाउंट तो आपने रिसीव कर ली, बाकी आपने अपनी लायबिलिटी उसको रिकॉर्ड करते जाने। अब देखिए कहते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप shall be recognized as income over the year MBRC is expected to provide services 10 years, therefore 1,600 divided by 10 160,000 1,60,000 रुपए आप लोगों ने जाकर रिकॉग्नाइज कर लेने स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब अगर फर्स्ट ईयर की बात करें 1,600 आप लोगों ने रिसीव किया, 160 आपने उसमें से इनकम बना दिया, तो 1,440 आपके पास आपकी लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो कहते हैं शैल बी रिकॉग्नाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर द अमाउंट एट्रिब्यूटेबल टू नेक्स्ट ईयर रुपीज 160। अब 160 ही नेक्स्ट ईयर के लिए चली जाएगी, मतलब आप स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर चल रहे हैं। कहते हैं शैल बी प्रेजेंटेड एज अ, अच्छा अब देखें ये तो अगले 9 साल के लिए है ना, तो 1,440 टोटल लायबिलिटी है, उसमें से भी 160 आपने अपनी करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, और जो बाकी अमाउंट आपके पास बन जाती है 1,280 वो आप लोगों ने अपनी नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करनी है। ऑल राइट, 1,280 एज, आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। फिर आता है फी फॉर सर्विसेज एंड और कंट्रीब्यूशन, फी फॉर सर्विस एंड और कंट्रीब्यूशन। अब आप लोगों को मेंबरशिप की लाइफ टाइम का पता चल गया है कि आपने इसको किस तरह से जाके रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए आपके पास क्वेश्चंस में जब भी सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो कुछ एडजस्टमेंट्स उसने लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए भी रखनी है और ज्वाइनिंग फी के लिए भी रखनी है। तो उसके लिए आपने जरूर, ऐसा ना हो कि सारी की सारी ज्वाइनिंग फी को आप उसी टाइम इनकम का पार्ट बना दो, तो उसके लिए उसकी पॉलिसीज को जरूर देख लेना। आप कहते हैं मेंबरशिप फी आर कंसीडर्ड fees for services when members receive services having a value commensurate with fee paid. In other cases membership fee may be in substance contribution। अब देखिए भाई, अगर हम लोग सपोज जिम जाते हैं तो जिम में जो फी वगैरह पे कर रहे होते हैं वहां पर उनसे भी सर्विसेज रिसीव करते हैं। क्या उन्होंने जिम के लिए जितना भी सामान वगैरह रखा हम जाके अब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपना सामान परचेज करें तो लाखों की इन्वेस्टमेंट है, बल्कि अब करोड़ों में है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, तो आप वो नहीं करोगे, वो उन्होंने की हुई है, आपने सिर्फ जाके अमाउंट पे करनी है। अब देखिए सपोज आप पे कर रहे हैं पर मंथ 2,000 रुपीज, तो आप लोग ये भी जरूर देखेंगे कि यार मैं 2,000 रुपीज के बेनिफिट्स भी ले रहा हूं या नहीं ले रहा। तो उसके लिए वो कहते हैं फी फॉर सर्विसेज, कि जो आप हमें फी पे कर रहे हैं वो बेसिकली इन सर्विसेज के अगेंस्ट कर रहे हैं, हम आपको उस लिहाज से सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप लोग फी पे करते हैं। अच्छा एक तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना आप लोगों के लेवल पे जिम की, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आप लोगों ने गोल्फ क्लब में जाना है, उसके लिए मेंबरशिप की है।
तो आप लोग जो देखें जितने भी हमारे ये सीनियर, ओल्ड नहीं, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं, तमीज से अपनों की जब तुम लोग खुद नहीं करोगे तो क्या गैर आगे करेंगे? ओल्ड नहीं होते, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी मौजूद हैं गोल्फ क्लब के मेंबर्स हैं। और अगर आप लोग सपोज उनके साथ फेसबुक फ्रेंड्स हों तो अक्सर शेयर कर रहे होते हैं कि गोल्फ क्लब में गए हुए हैं, सुकून से उनकी मेंबरशिप वगैरह एंजॉय करते हैं, अच्छी खासी मेंबरशिप होती है, तो उस टाइम पे कमा भी उतना ही रहे होती है, तो अभी आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो फिर वो उनको वैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड गोल्फ क्लब की तरफ से की जा रही होती है। अब देखें यहाँ पर कहते हैं एन एनपीओ वुड डिसाइड वेदर इट्स मेंबरशिप फी और कंट्रीब्यूशंस और फी फॉर सर्विसेज एंड अकाउंट फॉर देम अकॉर्डिंगली ऑन अ कंसिस्टेंट। अब देखिए यार, कंट्रीब्यूशंस क्या होती रहती है कि भाई देखिए, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फर्क देखा था। कंट्रीब्यूशंस के लिए आप लोगों ने कहा था कि भाई ये हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हो, तो ना तो हम ये आपको रिटर्न करेंगे और ना इनके अगेंस्ट कोई आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, अगर ये एनपीओ है, आपको पता है कि यार ये सर्विसेज अगर मैं कहीं और से लूं तो मुझे 1000 रुपए में मिल जाएंगे, और यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ 2000 रुपीज, तो वो जो 1000 रुपीज है वो है अगेंस्ट सर्विसेज, वो जो 1000 रुपी है वो है अगेंस्ट सर्विसेज, और जो रिमेनिंग 1000 रुपीज है वो अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि भाई आप अपने मुताबिक जितनी अमाउंट जहां पे करना चाहें कर, तो भाई जो भी मतलब जितना डिमांड कर सकता है, जितना पे कर सकता है, वो अपने मुताबिक पे कर दे। उसे पता है कि यार ये चीज वैसे 10 रुपए की है, लेकिन मैं इन्हें 25 रुपए दे रहा हूं, तो 10 रुपए के अगेंस्ट सर्विसेज चार्ज हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग 15 रुपीज हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर चले जाएंगे। क्लियर? Some membership fee have characteristics of both fee for services and contribution। अब कुछ एनपीओ ऐसी होती हैं जिन्हें पता है हम अपने मेंबर से जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं ना, इतने की सर्विसेज नहीं दे रहे, तो उनमें सर्विसेज की फी और कंट्रीब्यूशन दोनों भी शामिल होती रहती हैं। फिर कहते हैं सच फी वुड बी डिवाइडेड इनटू द पोर्शन दैट रिलेट्स टू फी फॉर सर्विसेज एंड द पोर्शन दैट इज सब्सटेंस कंट्रीब्यूशन। तो बेटा ये प्रोपोर्शन आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आपने फी कितनी चार्ज करनी है और आप लोगों ने कंट्रीब्यूशंस कितनी चार्ज करनी है। अब इसके लिए देखें एग्जांपल नंबर 9। Example number 9 may requirements how the revenue from the above should be reported in financial statement of IBC Golf Club for the year ended 30th June 2023। तो देखो गोल्फ का नाम लिया तो भाई साहब आ गए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एबीसी गोल्फ क्लब इज मेंबर्स ओनली क्लब प्रोवाइडिंग इट्स मेंबर्स विद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज in the grounds owned and maintained by it against annual subscription fee। अब बेटा आप ऐसी जगहों पे आम लोग नहीं जा सकते, सिर्फ मेंबर्स अलाउ होते हैं। आपके पास मेंबरशिप कार्ड है, आप शो करें, आप अंदर चले जाए, आपके पास नहीं है, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं। तो वो मतलब कुछ खास लोगों के लिए बस बनाई जाती हैं जगह जिनके पास मेंबरशिप कार्ड होंगे, अदरवाइज हर कोई नहीं जा सकता। अब देखिए हमारे इलाके के जो प्ले ग्राउंड वगैरह होते हैं वहां पर तो कोई भी चला जाए, जाके खेलना शुरू कर दें, है ना ऐसा। लेकिन उनकी हालत देख लो कि उनकी हालत कैसी होती है। लेकिन जब किसी सोसाइटी के अंदर कोई स्पोर्ट्स का इस तरह का ग्राउंड होगा, कोई गोल्फ क्लब आपके पास होता रहता है, कोई प्ले ग्राउंड आपके पास होता रहता है, उसकी मेंटेनेंस जाके देखो कि वो किस तरह से मेंटेन होता है। वहां पे मेंबर्स जाते हैं ना खेलने के लिए, तो वहां पता चलता है कि यार वाकई हम लोग फी पे कर रहे हैं, और वहां पर अगर उसको मेंटेन ना किया जाए तो मेंबरशिप रोला डाल देते हैं, सारे मेंबर्स आके रोला डाल, भाई क्यों नहीं मेंटेन कर रहे, हम आपको पैसे किस चीज के दे रहे हैं, राइट। इसी तरह यहाँ पर देखो एट 30 जून 2002, और हम लोगों ने के लिए बात करनी है 30 जून 2003, तो मतलब करंट ईयर के लिए ओपनिंग बताने जा रहे हैं।
कहते हैं द क्लब हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 48,000 कर लें इसको, अमाउंट इन रुपीज 1000 या 48 मिलियन, अच्छा जी मिलियंस में कर लें 48। कौन सी साइड पे लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट की? डेबिट साइड पर। एरियर्स में है तो हमारा एसेट है ये। एंड हैड रिसीव्ड रुपीज 12 मिलियन इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इसको लिख देंगे। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर टू 30 जून 2003 क्लब रिसीव्ड रुपीज, अब ये वो टोटल अमाउंट है जो उसने रिसीव की है 650 फ्रॉम इट्स मेंबर, दिस अमाउंट इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या अमाउंट शामिल है? कहते हैं रुपीज 26 मिलियन रिसीव्ड एज डोनेशन फ्रॉम मेंबर्स, नो कंडीशंस अटैच। अब ये फी फॉर सर्विसेज तो ना हुई ना, ये तो उनके लिए एक किस्म के कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गई हैं। फिर हमारे पास आता है रुपीज 31.2 मिलियन received from membership fee for the year to 30 June 2004। अब ये 31.2 मिलियन जी आप लोगों के पास मेंबरशिप फी इन एडवांस आपके पास आ गई, तो ये कौन सी अमाउंट है, कौन सी साइड पर आएगी? ये क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। अब आए हमारे पास 30 जून 2000 मेंबर्स ओड रुपीज 19.2 मिलियन ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी। क्लियर? कहते हैं हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस पीरियड, तो कितने थे? 48, उनका हाफ 24 previous still had not paid by 30 June 2008, it was decided to write off these amounts off, तो ये बैड डेट्स के तौर पर चले जाएंगे। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ आ चुका है। तो जब आप अकाउंट्स बनाने के लिए जाएंगे तो देखिए भाई, आपको ये ओपनिंग की समझ आ गई, दोनों आपको ये दोनों क्लोजिंग्स भी समझ आ गए, इस ओपनिंग का हाफ आपको ये भी समझ आ गया। अब बात आती है इधर, भाई ये टोटल अमाउंट नहीं लिखनी क्योंकि ये तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है। जहां सब्सक्रिप्शन से मुराद है फी फॉर सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन से क्या मुराद है? फी फॉर सर्विसेज, तो यहाँ पर फी फॉर सर्विसेज ही आना चाहिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। कोई डोनेशंस हैं, कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं तो बेटा वो अलग से ट्रीट होती हैं, तो वो इसका पार्ट नहीं बनानी। तो जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशंस हो वो आपने इस अमाउंट में से लेस कर देनी है, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ यही ट्विस्ट था कि आपने टोटल अमाउंट नहीं लिखनी, कंट्रीब्यूशंस को आपने सेपरेट कर लेना होता है, डोनेशंस को सेपरेट कर लें, तो हमने उनको सेपरेट किया। तो सब्सक्रिप्शन फी हम लोगों ने रिसीव कितनी की? ये टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कितनी चार्ज करेंगे? 600। अब कहते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम में बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट रुपीज 600 मिलियन ग्रॉस बेसिस और एट रुपीज 576 मिलियन नेट ऑफ। अच्छा, अब दो चीजें हैं आपके पास भाई, एक तो ये है कि जब आप लोगों ने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है उसमें इनकम के तौर पर जाके 600 रिकॉर्ड कर दो। इनकम इस साइड पे होती है, इनकम के नीचे क्रेडिट होती है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम तो मौजूद सब्सक्रिप्शन, और आपके एक्सपेंसेस इस साइड पर आ गए सारे। अच्छा, एक्सपेंसेस में आपने बैड डेट एक्सपेंस लिख दिया, कितने का? 24। तो देखिए नेट अमाउंट कितने का जा रहा है, तो आपको वो कह रहा है कि या तो आप अपनी ग्रॉस अमाउंट के साथ सब्सक्रिप्शन 600 लिख लें, इट मींस दैट अपने एक्सपेंसेस में बैड डेट 24 का लिखना है फिर आपने। क्लियर? या फिर आप अपना ये एक्सपेंस ना रिकॉर्ड करें तो इस सब्सक्रिप्शन को जाकर रिकॉर्ड कर दें नेट अमाउंट के साथ 576 के साथ, तो देखो एंड पे आपके पास सेम इंपैक्ट आएगा। ऑलराइट, आप पे डिपेंड करता है कि आप नेट अमाउंट के साथ लिखेंगे या ग्रॉस अमाउंट के। बस इतना क्या रखिएगा कि अगर ग्रॉस अमाउंट के साथ है तो बैड डेट आपने जरूर एक्सपेंसेस का पार्ट बनानी है आपके। ओके हो गई ये बात। गवर्नमेंट फंडिंग, जैसे हम लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा था IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट फंड कर रही है
एनपीओ को। तो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग को हम लोगों ने किस तरह से रिकॉर्ड करना है, तो ये देखें आपसे कहा गया गवर्नमेंट फंड प्रोवाइडेड टू एनपीओ इज कंसीडर्ड टू बी, तो भाई हमने ना तो गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सर्विसेज देनी है, तो ये हमारे पास एक किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपने उसको कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर रिकॉर्ड करना है। फिर सर्टेन टाइप ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग are calculated and paid as if they were fee for services. However, because the service is being funded or provided to the NPO's community to serve and not directly to the government fund, government funding is considered to be, क्या मतलब, कहता है कि ऐसा हो सकता है, कहते हैं आपने इसको ना कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करना है। फिर आपसे कहता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें जो फंड कर रही है, गवर्नमेंट हमें कह रही है कि भाई ये फी फॉर सर्विसेज है, वह हमें इसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो, लेकिन कहता है कि वो सर्विसेज हमने गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करनी होती, गवर्नमेंट ने फंड्स किया लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड हमने किसी और को करनी होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए की तरफ से आपने इसको कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना है, और जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम उनसे कोई अमाउंट रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट ने पे कर दिया है। क्लियर है ये बात? मतलब अगर आप पे करते हो और सर्विसेज भी आप लेते हो तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन है, तो मेंबरशिप फी है ये आपकी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, पे गवर्नमेंट करती है लेकिन वो सर्विसेज रिसीव कोई और करता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट आएगी, फंडिंग आएंगी, आपने उनको कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, इन द केस ऑफ एनपीओ इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द, अगर वो एनपीओ डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही सर्विसेज एंड गुड्स प्रोवाइड करती है, the related government funding shall be treated as fee for services. तो it means that जब भी गवर्नमेंट फंडिंग की बात आएगी क्वेश्चन में, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कंट्रीब्यूशन, अदरवाइज वो आपको बताएगा और उसके मुताबिक हमने ट्रीट करना होगा कि अगर वो आपसे कहता है कि गवर्नमेंट फंडिंग आई है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट, उस सिचुएशन में हम लोगों ने फी फॉर सर्विसेज के तौर पे रिकॉर्ड करना है उसको, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन। गॉट इट? अब ये क्वेश्चन देखें, कहते हैं मुजाहिद हेल्थ केयर इज अ रिकॉग्नाइज्ड एनपीओ, इट हैज रिसीव्ड गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ रुपीज 20 million फॉर व्हिच इट हैज टू प्रोवाइड वैक्सीन डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वायरल डिजीज टू जनरल पब्लिक, 8,000 doses into 2,500 each, तो क्या टोटल 20 million बन नहीं गए? ओके, कहते हैं विदाउट टेकिंग एनी फी फ्रॉम, अच्छा बताएं क्या कंट्रीब्यूशन या फी फॉर सर्विसेज? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। कहते हैं डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अबव पर्सपेक्टिव ऑफ एमएच, तो आपने यही स्टोरी सारी लिख देनी है अपने अल्फाज में। देखिए सिर्फ ये ना हो आंसर कंट्रीब्यूशन, ये नहीं कर देना, उसको टोटल जरा स्टोरी क्रिएट करके देनी है आप लोगों ने अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज में। द अमाउंट ऑफ रुपीज 20 million इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन डोजेज बेसिस 8,000 into 2,500 which might indicate that rupees 20 million should be recognized of fee for services। जितने की हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं ना, बेसिकली हम लोग जितने की डोजेज वैक्सीन वगैरह लगा रहे हैं वो 20 million की ही हैं, हमने रिसीव भी 20 million ही किए हैं, तो इस सिचुएशन से ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने फी फॉर सर्विसेज ली है, कि जितने की हमने सर्विसेज दी उतनी ही हमने अमाउंट रिसीव किया। जबकि कंट्रीब्यूशन क्या होती है कि हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि हमने इसको पे करना है या इसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई सर्विसेज देनी है। फिर कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कहते हैं माइट इंडिकेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज फी फॉर सर्विसेज। फिर क्या कहता है, हाउएवर सिंस द सर्विसेज इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बट रादर to MH community of services, the general public to whom they provide healthcare services, the government funding of rupees 20 million shall be considered as contribution. Okay, अब देखें
आप अगर लिखने लगते हैं ना तो आप लोग सिर्फ ये सेकंड वाला पैसेज लिख देते हैं, लेकिन ऊपर उसने बड़ी प्यारी बात की है कि बज़ाहिर हमें देखने में ये लगता है जैसे फी फॉर सर्विसेज है, लेकिन फिर उसने क्या ये कहा कि भाई मैं इसको फी फॉर सर्विसेज कंसीडर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ये जनरल पब्लिक को कर रहे हैं, जबकि जो अमाउंट रिसीव की है वो हम लोगों ने गवर्नमेंट से की है। इस वजह से 20 मिलियन को हम लोग कंट्रीब्यूशन के तौर पर लेके जाएंगे। फिर कहता है फर्दर सिंस द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट फंडिंग इज स्पेसिफाइड इट शैल बी कंसीडर्ड एज, ये क्या बात हो गई, आपको फुल मार्क्स मिल जाने हैं। तो सिर्फ देखें कंट्रीब्यूशन लिख देने से सोल्यूशन नहीं है। बाद में स्टूडेंट यही सोच रहे होते हैं यार मैंने लिखा तो बिल्कुल सही था, उसने पता नहीं मुझे फेल क्यों कर दिया है। तो आपके पास जब स्टेटमेंट फॉर्म में डिस्कस करने की कोई बात आए ना तो फिर आपने अच्छे तरीके से उसे बताया, मतलब आपने साथ साथ उसके एक्सप्लेन करनी है चीजें। कंट्रीब्यूशन है तो क्यों है, कितनी अमाउंट से है, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, आप उसे सारी स्टोरी बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड कहते हैं the determination of whether to report revenue and expenses on a gross or net basis depends on the relative facts and circumstances and requires significant judgment। कहते हैं इसके ऊपर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आपने ग्रॉस अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करनी है या नेट अमाउंट के साथ। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखें मैंने 20 मिलियन कंट्रीब्यूशन रिसीव की तो 20 मिलियन की सर्विसेज भी तो दे दी है, तो नेट अमाउंट तो जीरो। इट डजंट मीन दैट कि मैं कुछ भी ना रिकॉर्ड करूं। हाँ, मैं जाके अपनी कंट्रीब्यूशन अलग से 20 मिलियन रिकॉर्ड करूंगा, साथ में सर्विसेज के लिए जो मैंने सर्विस के लिए कॉस्ट इनकर की अपने एक्सपेंसेस वो मैं अलग से बताऊंगा। ये नहीं होगा कि ना मैं गवर्नमेंट फंडिंग शो करूं और ना मैं जाके अपना एक्सपेंस शो करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि जैसे सब्सक्रिप्शन के साथ बैड है तो सब्सक्रिप्शन ग्रॉस अमाउंट के साथ बता के बैड डेट एक्सपेंस अलग से बता दो, या फिर बैड डेट एक्सपेंस माइनस करने के बाद सब्सक्रिप्शन बता दो, ये काम हो सकता है। ऑल राइट, तो ये कहते हैं ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है ये चीजें। फिर कहता है एग्जाम्पल 11 में an NPO receives funding to undertake a specific research project. The NPO contracts at its own direction with a scientist to perform the research. The NPO would not have undertaken the research project had the funds not been made available. Whether the funding revenue and cost of scientist services be presented on gross basis or net basis. अब कहते हैं इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, जैसे कहते हैं कि एनपीओ है, फंड्स उसने रिसीव कर दिए हैं और उसने कहा है कि स्पेसिफिक रिसर्च का प्रोजेक्ट उन्होंने करना है, लेकिन वो रिसर्च का प्रोजेक्ट वो खुद से परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्होंने वो रिसर्च प्रोजेक्ट जाकर कहीं और आउटसोर्स कर दिया है, किसी और से रिसर्च का काम ले रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि वुड नॉट हैव अंडरटेक द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड हैड द फंड नॉट बीन मेड अवेलेबल। अब क्या कहते हैं, although the NPO would not have undertaken the research project without the availability of the funding. The NPO acts as the principal in contracting with the, क्योंकि साइंटिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो इन्हीं का ही था ना, तो साइंटिस्ट तो इसी एनपीओ को ही जानते हैं कि भाई तुम लोगों ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। It specifies the details of the research to be carried out by the scientist and has discretion in selecting the scientist and in establishing the price to be paid. Thus, the expenses incurred are obligation of the NPO. The funding revenue and cost of scientist services should be presented on gross basis in a statement of income and expenditure। बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट वाले किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम दे देते हैं रोड्स बनाने का, क्या आप लोगों को एबीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की रोड की कंस्ट्रक्शन कर देनी है। अब एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को फंड्स कौन करेगा, गवर्नमेंट ने करना है।
एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी वो काम किसी और को सौंप देते हैं, मतलब एम्प्लॉयज, वर्कर्स वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब वर्कर्स ने तो अपनी डेली बेसिस पे वेजेस लेनी है या वीकली बेसिस के ऊपर वेजेस लेनी है। अब अगर एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों से ये कहे यार मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें क्यों दूं, तो क्या वर्कर्स लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे? क्या वो कहेंगे भाई हमारा गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है, गवर्नमेंट के साथ तो तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हें मिले ना मिले, तुम्हें ज्यादा मिलेंगे तो क्या सारे हमें उठा के दे दोगे, अगर तुम्हें नहीं मिले तो इसमें हम क्या करें? तो भाई इन्होंने और एम्प्लॉयज के साथ भी आपकी क्या डीलिंग है, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खुद देखना है। पता नहीं उनको 1000 रुपीज पर डे पे रखा है या 5000 पे रखा है, गवर्नमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि भाई तुमने अपने वर्कर्स को क्या पे करना है। उन्होंने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस देखनी है कि हम लोगों ने कितना पे करना है। अब ऐसी सिचुएशन में एबीसी कंस्ट्रक्शन को चाहिए कि गवर्नमेंट की फंडिंग जो उसके पास आए उसको अपनी इनकम के तौर पर अलग से ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड करे जो वहां से रिसीव करता है, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जितने एक्सपेंसेस पे करते हैं उसको अलग से जाकर रिकॉर्ड करें। मतलब वो ये ना करें कि भाई मेरे पास 100 रुपीज आने थे उसमें से 60 एक्सपेंस आउट हो गए तो 40 मेरी इनकम बन गई है, इस तरह से नहीं करना। तो फिर तो हम लोग जाएं, जब हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करते थे तो हम लोग कहें कि यार 50 रुपए की चीज मैंने 80 रुपए की बेची तो बेसिकली मैं 30 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूं। तो हम 80 और 50 क्यों रिकॉर्ड करते थे? ग्रॉस अमाउंट के ऊपर क्लैरिटी के लिए हर एक चीज का पता चले कि इनकम है कितनी, उसमें से एक्सपेंस कितने हैं और मुझे कितना बचा। तो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर जाकर रिकॉर्ड करनी है आपने, अपने एक्सपेंसेस को अलग से रिकॉर्ड करो जितने हैं और अपनी फंडिंग्स वगैरह इनकम्स को अलग से आपने रिकॉर्ड करना। मतलब आप लोगों ने ना नेट बेसिस पे बहुत कम रहना है, आपने ग्रॉस बेसिस के ऊपर रहना है। नेट बेसिस बहुत कम ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगे। अब नेक्स्ट देखें एग्जांपल 12। An NPO receives funding reimbursement to undertake a specific research project from a textile company. The NPO allocates an employees to textile company for the conduct of research. The NPO would be reimbursed for all the costs related to that employees. Reimbursement मतलब भाई आप एक्सपेंस करें हम आपको पे कर देंगे। रीइंबर्समेंट से यह मुराद है कि आज आप लोग जितने एक्सपेंस कर रहे हैं हम आपको पे कर। अक्सर आप लोग देखें कि कुछ जॉब्स वगैरह ऐसी होती हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि भाई आपको फ्यूल एक्सपेंस मिलेगा, मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको गाड़ी नहीं प्रोवाइड करती, और फिर ये कहती हैं कि यार आप कन्वेंस अपनी ही यूज करें, हाँ पर मंथ के हिसाब से ना आपको फ्यूल एक्सपेंस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर एविडेंस देना होता है। क्या एविडेंस? कि जब आप पेट्रोल डलवाने जाएं तो उनसे बिल बनवा लिया करें कि हम लोगों ने इतने का पेट्रोल या फ्यूल यूज किया है, तो वो बिल्स इकट्ठे करते रहे, एट द एंड ऑफ द मंथ जाकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दें कि भाई मेरे पूरे मंथ के ये फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, और वो फ्यूल एक्सपेंस जितने भी होंगे अकाउंट डिपार्टमेंट वाले आपको रिइंबर्स कर देंगे। तो मतलब स्टार्ट में आप खुद एक्सपेंसेस करो, बाद में वो सारे एक्सपेंसेस आपको रिइंबर्स हो जाने हैं। ये बात क्लियर है? इसने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा था कि सारे के सारे एक्सपेंसेस, लास्ट वाली लाइन, वुड बी रिइंबर्स्ड for all the cost related to that employees, ये सारी कॉस्ट आपको रीइंबर्स हो जाएगी। क्लियर? रीइंबर्समेंट की समझ आ गई आप लोगों को? अब देखें कहते हैं whether the reimbursement and employees related cost be presented on gross basis or net basis। अब यहाँ पे देखें कहते हैं NPO has an employee who is seconded on a textile company to work under their direction, and the NPO is reimbursed for all the costs related to that employees, as the NPO is the employer, then would report their employee related cost as expense and would report the reimbursement of their cost as revenue on in statement of income and expenditure। तो ऐसे भी एक्सपेंसेस अलग से बताओ। अब हालांकि 100 का एक्सपेंस क्या 100 ही बाद में रीइंबर्स हो जाएगा, लेकिन कहते हैं कि 100 अलग से लिखो, आपकी जो कॉस्ट है अलग से रिकॉर्ड करो, और जो आपके रेवेन्यू जो रीइंबर्स हो जाती है उसको रेवेन्यू के तौर पर, इनकम के तौर पर अलग से जाके रिकॉर्ड करना।
नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम, net investment income may be subjected to externally imposed restriction. Net investment income may be subjected to externally imposed restrictions. यार क्या बात इससे समझ आ रही है, कैसे हो सकता है ये, कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? इंडोमेंट, इंडोमेंट, तो उसी के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट इनकम मिलनी है ना। उस वो इन्वेस्टमेंट इनकम रिस्ट्रिक्शन के तौर इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं एक्सटर्नली इन ऑर्डर to ensure the appropriate reporting of restricted and unrestricted resources. An organization would account for net investment income in the manner appropriate to the nature of any externally restrictions imposed. कहते हैं कि अगर आपके पास आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो आपने उसको उस रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक जाके ट्रीट करना है, लेकिन नेट अमाउंट को जाके ट्रीट करना है, जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पर आप रिसीव कर रहे हो, मतलब उसमें से टैक्स डिडक्ट करने के बाद। अक्सर ऐसा होता है जो इन्वेस्टमेंट इनकम हमें मिल रही होती है ना, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, तो वो टैक्स की डिडक्शंस के बाद जो आपको नेट अमाउंट मिले, आपने उस अमाउंट को ऐसे ही ट्रीट करना जैसे आपको गाइड किया गया हो। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस में है तो रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक जाके उसको ट्रीट करना है। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूडिंग रेवेन्यू, गेन्स और लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम वे कंट्रीब्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड। जिस तरह से कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, कैसे? कहते हैं एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट माइट बी एडेड टू प्रिंसिपल रिसोर्सेज। एंडोमेंट फंड में ऐसे नहीं होता था कि भाई जो इन्वेस्टमेंट इनकम आए उसका 80% आप यूज कर लेना, 20% प्रिंसिपल में दोबारा से आप लोगों ने इन्वेस्ट कर देना, तो भाई आपने ऐसा ही करना है। फिर कहते हैं प्रिंसिपल रिसोर्सेज हेल्ड फॉर एंडोमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन, कहते हैं आपने इसको डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स के तौर पे जाके रिकॉर्ड करना है। अदर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम, मतलब एंडोमेंट फंड के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट इनकम्स हैं, इज रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जैसे सेम क्राइटेरिया फॉर द contributions discussed above. In case there is no external restriction recognized in, भाई देखें अगर आपके पास मौजूद हैं इंडोमेंट फंड्स के ऊपर तो आपने उनको अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनाना, उनको नेट एसेट मतलब के बैलेंस शीट का जाके पार्ट बनाना है, बैलेंस शीट में डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज लेके चले जाना। और यार इसको ऐसे समझ लें जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस मिलता था, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो एक किस्म का गेन होता था ना, लेकिन हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का वो पार्ट नहीं बनता था, वो डायरेक्ट हमारी इक्विटी का पार्ट बन जाता था। ऐसे ही था ना, यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आपके इंडोमेंट फंड्स के ऊपर कोई इंक्रीज डिक्रीज आपके पास आ रहा है तो इस इंक्रीज डिक्रीज को अपने नेट एसेट्स में जाके रिकॉर्ड कर देना। फिर आपसे कहता है कि अगर आपके पास इंडोमेंट फंड के अलावा कोई और रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उनके मुताबिक चलना, और अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स मौजूद हैं उनको आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है। ऑलराइट, प्रॉफिट्स फ्रॉम रनिंग एंड ऑपरेशंस, कोई भी एनपीओ होगी ना उसका अपना काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन उसने अपने अंडर, ऐसा हो सकता है कि एक कैंटीन बनाई हुई होती है, एक कैफे, कि वहां के मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे भाई गोल्फ क्लब है, गोल्फ क्लब अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट या मेंबर्स को वैसे दे रहा है क्योंकि वो एनपी है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो खैर नहीं दे रहा होता, मेंबरशिप फी वगैरह रिसीव कर रहा होता है, लेकिन वो जब मेंबर्स वहां पे जाते हैं तो वहां पर उनके खाने पीने के लिए एक होटल सा बना हुआ है, कैफे बना हुआ है, कैंटीन बना हुआ है,
अगर अगर वो वाला एरिया उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है कि किसी और आउटसोर्स किया हुआ है कि भाई आप आए अपना कैफे बनाए, हमें सिर्फ मंथली बेसिस पे आपने रेंट दे देना है, तो उस रेंट को उसने अपनी इनकम रिकॉर्ड करना है। रेंट को उस एनपीओ ने अपनी इनकम रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर वो कैफे उसने खुद बनाया हुआ है, मतलब रेंट आउट नहीं किया हुआ, वो कैफे खुद से बनाया हुआ है, तो उस कैफे से अब आप जाके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे ना, आप उन्हें ये नहीं कहेंगे भाई मैं मेंबर हूं, मेंबरशिप फी देता हूं तो कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दो। कोल्ड ड्रिंक का आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो अगर आपके पास इस तरह की अदर एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसमें ट्रेडिंग शामिल हो जाती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका कैफे ही होता है। तो भाई कैफे के अकाउंट्स आपने अलग से बनाने हैं, और वो बिल्कुल ऐसे बनाने हैं जैसे आप लोग अपने ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंट्स बनाते थे कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। वो जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, वो आपकी एनपीओ की इनकम होगा। ऑल राइट। तो अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है कि आपने कोई ऑपरेशन ऐसे रन किए, अच्छा इसमें एक तो आपके पास कैफे आ गया, दूसरा आप लोग किसी किस्म के कोई और इवेंट्स वगैरह भी करवा सकते हैं, जैसे कि आपने एक स्पोर्ट्स गाला करवा दिया। एक स्पोर्ट्स गाला, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कहा जाता है कि एक फ्रेंडली मैच हो रहा है, और फिर अक्सर ऐसा होता है कि भाई फ्रेंडली मैच है, देखने वाले आए, टिकट्स परचेज करें। अब क्या है कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, वो हम लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज की हेल्प करेंगे। कुछ हम लोग इवेंट्स इस तरह, कोई कॉन्सर्ट करवा लिया जाता है, कुछ मैचेस वगैरह करवा लिए जाते हैं। क्या होता है कि उससे जनरेट होने वाला रेवेन्यू हम लोग इस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, वो आपकी इनकम बन जाता है। अब क्या है, उस इवेंट को करवाने के लिए भी तो भैया एक्सपेंसेस पड़े हैं ना, उस इवेंट की अकाउंटिंग अलग से कर देना कि उसकी टोटल टिकट्स कितने की सेल हुई, उसके एक्सपेंसेस कितने आए, आपको उसमें से टोटल कितनी अमाउंट बची। वो जितनी अमाउंट आपके, अब देखें कुछ ना कुछ प्राइजेस तो दोगे ना, ग्राउंड्स वगैरह की बुकिंग के लिए रेंट तो दोगे ना, क्रिकेट वगैरह सपोज हम मैच करवा रहे हो तो लाजिम बात है उसके लिए बैट बॉल वगैरह ये सारी चीजें परचेज करने पे भी एक्सपेंसेस हो सकती हैं आपके, तो वो एक्सपेंसेस डिडक्ट करके आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अपना टोटल रेवेन्यू इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दो, और उस इवेंट के एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड कर दो, तब भी ये बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर आओ, सबसे पहले प्रॉफिट्स के बारे में देखते हैं कि कोई हम लोगों ने ऐसे ऑपरेशन रन किए जिससे हमें प्रॉफिट हो गया। इफ अ क्लब हैज अ कॉफी बार, मतलब वही कैंटीन कैफे वगैरह ही हो गया ना, कोई कॉफी बार आपके पास है, कैंटीन है, शॉप वगैरह है, शॉप, द प्रॉफिट फ्रॉम दिस इज जनरली कैलकुलेटेड सेपरेटली इन एन अकाउंट नोन एज अ, तो भाई इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हटकर वर्किंग नोट्स में जाकर आपने ट्रेडिंग अकाउंट इसका बनाना है, और वहां से आपने उसका प्रॉफिट लेकर आना है अपने इनकम अकाउंट। ऑलराइट, and present it as a line in the statement of income and expenditure. Any expense directly related to the operations of the coffee bar or shop would be deducted from the gross profit of the operation, and the net profit would be presented separate line in the statement of income and expenditure. I hope कि आपको सारी थ्योरी अब समझ आ चुकी है। और वो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाओगे, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंसिव लेस किए नेट प्रॉफिट उठाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे पहुंच जाओ। ऑलराइट, फंड रेजिंग इवेंट्स, फंड रेजिंग इवेंट्स में है आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह, आपका कोई स्पोर्ट्स गाला वगैरह, कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज, क्या आप लोग लोगों को मुतवज्जा करते हैं उस एक्टिविटीज में, और फिर उधर आके आप लोगों को अपने बारे में बताते हैं कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमें फंड्स की जरूरत है, तो आप लोग हिस्सा डालें, या उस इवेंट की आप कोई ना कोई टिकट रख लेते हैं, तो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहते हैं एनी स्पेशल इवेंट्स विच सच एज, कोई डिनर्स वगैरह करवा लिया आप लोगों ने, और गालास, स्पोर्ट्स गालास वगैरह आप लोगों ने करवाए, ऑक्शंस एंड वॉकाथॉन्स are organized to raise contribution to support the NPO's activity. The participants of these events are offered something
of value, a meal, entertainment, interactions with a celebrity for a sum. कोई ना कोई आप लोग उसमें अमाउंट मतलब टिकट्स वगैरह रख लेते हैं. The determinations of whether to report the revenue and expenses on a gross or net basis depends on the relative facts and circumstances and required significant judgment. अब दोबारा से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ग्रॉस अमाउंट के तौर पे इवेंट को लेके जाते हो या नेट अमाउंट के. तो बेटा दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं. ठीक है. इन केस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इनकम साइड के ऊपर टोटल जो इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, जितनी फंड रेजिंग हुई, वो टोटल अपने पास इनकम रिकॉर्ड कर लो और उस इवेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अपने एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड कर दो. या फिर आप नेट अमाउंट फ्रॉम इवेंट्स कि अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करके जो नेट अमाउंट आए वो जाके अपनी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लो. तो दोनों मेथड्स आप कर सकते हो. ऑलराइट. अब इसके लिए अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं. यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनता भी नहीं. बस आपके पास यही ऑप्शन है, या तो ग्रॉस अमाउंट से लिख दें दोनों की, या दोनों को नेट ऑफ करके लिख दें. दोनों से क्या मुराद है? इवेंट्स के रेवेन्यू एंड इवेंट्स के एक्सपेंस. अब देख, NPO engage in a number of fundraising activities including a fundraising टेलीथॉन. ये आप लोगों ने देखा होगा इमरान खान की हुकूमत में अक्सर ये टेलीथॉन उन्होंने किए थे. तो टेलीफोन के ऊपर बैठते थे तो जितने मुखैर हजरात है कोच करके भाई मैंने इतने बिलियन देने हैं, इतने करोड़ देने हैं, मैंने ये करना है वो करना है. तो फंड रेजिंग इवेंट्स वगैरह हुए थे ये. तो ये टेलीथॉन वहां से इंट्रोड्यूस हुआ था. ओके. अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा ईदी साहब, वो जहां पर भी जाते थे ना और कहीं पे कपड़ा भी बिछा के बैठ जाते थे ना, तो लोगों को पता होता था फंड रेजिंग कैंपेन चल रही है. तो लोग और उनके ऊपर लोगों का एतमाद है कि भाई यहाँ पर जो हम लोग पैसे देते हैं ना वो वाकई सही जगह पे यूटिलाइज हो रही है. क्या उनकी जो हमारे फाउंडेशन वगैरह है ना, बाकी तमाम फाउंडेशन की निस्बत उनकी फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट शो किया जाता है. कि जो ईदी साहब ने पैसा ले लिया है ना, तो ईदी साहब अपने ऊपर ये पैसा नहीं इस्तेमाल करने वाले. वो हमेशा गरीब लोगों के ऊपर, मतलब जो उसके लिए होते हैं, जहां पे जो नीडी पर्सन जो भी होंगे वो उन्हीं के ऊपर जाके यूज करेंगे, क्योंकि उनका अपना लाइफस्टाइल ऐसा था कि लोग उनके ऊपर एतमाद करते थे. ओके. वरना आप लोग यहाँ पर देखें बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जिसमें नीडी पर्सन उसके फाउंडर के अलावा और कोई नहीं होता. तो बाकी वहां गरीब हो जा रही होती है और फाउंडर के पास लैंड क्रूजर और बुलेट प्रूफ गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ बनता जा रहा होता है. वो वहां से फंड रेजिंग नहीं हो रही होती उनकी. तो लेकिन ईदी साहब एक ऐसी एग्जाम्पल थी हमारे पास जिनकी सारी जिंदगी लोगों के सामने थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी. राइट. अच्छा, अब यहाँ पर देखें, कहते हैं कि इंक्लूडिंग अ फंड रेजिंग टेलीफोन, अ टेलीफोन कंपेन, अ डायरेक्ट मेल कंपेन, स्पेशल इवेंट, मतलब कुछ भी इसके सामने क्या कोई लॉटरी के टिकट्स वगैरह रख लेते हैं. द एनपीओ यूजेस एन outside fundraising consultant to conduct the telethon and use the NPO's own staff and volunteers in the telethon and the other activities. Funds solicited in each of activities are raised in the name of the NPO. कहते हैं whether the fund raising and related cost be presented on gross basis or net basis. अब यहाँ पर देखें वो कहते हैं even though the NPO uses are outside fundraising consultants to conduct the telethon, the NPO is the principal in the relationship with the donors as the funds are raised in its name. अब देखें भाई, जरूरी नहीं कि ईदी साहब खुद आके बैठे तो आप उनको पैसे दें. अगर कोई ऐसी कंपेन यहाँ पे शुरू हो जाए और वो वहां पे लिख दें कि ईदी फाउंडेशन की तरफ से हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग उनके लिए ये चंदा इकट्ठा करें, आप तब भी देंगे. क्यों? आप उस पर्सन को नहीं दे रहे जो वहां पे बैठा हुआ है, आप उस फाउंडेशन को दे रहे हैं जिसके लिए फंड रेजिंग की जा रही है. ऐसे ही है ना. तो वो कहते हैं चाहे आउटसाइड कंसल्टेंसी क्यों नहीं है, चाहे इनका रिलेशनशिप कहते हैं एनपीओ के साथ है, कहते हैं जो डोनर्स हैं ना उन्होंने एनपीओ को देना है पैसा. क्लियर.
तो ऐसी सिचुएशन में देखो द एनपीओ हैज discretion in selecting the outside fundraisers, in establishing the fee to be paid, and in determining the specifications of the telethon. The NPO also has the credit risk if donors to the telethon do not pay according to their pledge. Thus, the NPO should recognize the gross fundraising in each of the activities as a revenue of the NPO and the total expenses of each activity, including the fee charged by any outside party, as expenses of the NPO separately. All right? तो आप लोगों ने ग्रॉस अमाउंट्स के साथ जाके उनकी रिकॉर्डिंग करनी तो आप लोग देखें वैसे अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सिचुएशन देखी थी ना, सिर्फ एक हमें मिली थी सब्सक्रिप्शन के अंदर कि बैड डेट्स को नेट ऑफ करके लिख सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शंस आपके पास सारे थे, लेकिन जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने देखे सब में आपने ग्रॉस अमाउंट्स लिखनी है। आप अपनी इनकम को अलग से शो करें, उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस को आप लोगों ने हमेशा अलग से शो करना है, तो नेट करके ना लिखा करें। नेक्स्ट देखें, एन एनपीओ इज actively engaged in helping communities in flood affected areas. A group of students organized a music concert announcing that the net proceeds of the event shall be given to the, अक्सर ये होता रहता है कि आप लोगों ने कोई फंड रेजिंग, देखिए यार फंड रेजिंग के लिए पहले तो ये है कि आप जाके वैसे ही हाथ फैला दो कि भाई ये चीज है, बस हमें इमदाद करो। दूसरा क्या, आप लोगों का इंटरेस्ट देखो। आपको पता है कि भाई नौजवान नस्ल, ये अगर हम लोग कोई कॉन्सर्ट्स करवा लेते हैं ना, म्यूजिक कॉन्सर्ट, तो किसी सिंगर को बुला लेते हैं, तो नौजवान नस्ल ने बाहर दौड़ते चले आने, यूनिवर्सिटीज खाली हो जाएंगी और सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट आपको वहां पे मिलेंगे। अब वहां पे क्या होता है कि वैसे आप किसी सिंगर को बुलाते हो तो हो सकता है वो आपसे 20-25 लाख रुपए ले, आप उसके साथ डील कर लेते हो कि भाई हम लोग ना ये फंड रेजिंग इवेंट है हमारे पास, तो आप भी थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ। तो वो कहते हैं चलें ठीक है, आप हमें 15 लाख रुपए दे देना, ओके, और वो कॉन्सर्ट करके चला जाता है। अब लोग आएंगे, टिकट्स लेंगे, टिकट्स की से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये पता होता है कि ये रेवेन्यू सारा उधर फ्लड अफेक्टेड एरियाज में चला जाता है। अब नॉर्मली टिकट्स बहुत 500 का, और उस दिन आपको मिला वो 800 रुपए का, आप भी यही सोचेंगे चल यार कोई बात नहीं, क्योंकि फ्लड अफेक्टेड एरियाज की तरफ पैसे जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, आप कहते हैं कि आपने यहाँ पे वेदर टू रिपोर्ट द रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ द इवेंट ऑन ग्रॉस बेसिस और नेट। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल आ जाती है ना, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो रहा होता है कि फिर भी वो सिंगर मुफ्त में नहीं आता, चार्ज करता है, लेकिन नॉर्मल फी से कम चार्ज करता है वो। फिर देखें, कहता है द एनपीओ इज नॉट द प्रिंसिपल in the fundraising event as it was not involved in organizing the event. अब देखो यहाँ पर बात क्या उसने की थी, NPO is actively engaged in helping communities in flood affected areas. फिर क्या कहता है, group of students organize a music concert. तो क्या NPO करवा रही है? नहीं, ये तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलग से हैं, उन्होंने ये कॉन्सर्ट करवाया है। अब अगर वो गाना गाने वाला आ जाएगा तो क्या एनपीओ से कहेगा हाँ भी मेरी फी निकाल दो? किससे कहेगा? स्टूडेंट से कहेगा। तो एनपीओ का तो एक्सपेंस ही नहीं है। अब क्या है, स्टूडेंट्स को जो रेवेन्यू में से जितनी बचत आएगी वो उठाएंगे, चंदा आके एनपीओ को दे देंगे। अब एनपीओ के लिए तो एक किस्म की उसकी सारी वो इनकम है, एक्सपेंस है ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि भाई आउटसाइड द एनपीओ ये कॉन्सर्ट हो रहा था, उसके अंडर नहीं हो रहा, तो एनपीओ का ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं है। तो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल नहीं है इन फंड रेजिंग इवेंट एज इट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट एंड डिड नॉट बियर एनी रिस्क इन connection with it. The amount received by the NPO is a donation from the organizers of the event. Neither the gross revenue nor the gross expenses of the event are
recognized in NPO's financial statement. The net proceeds received are recognized as contribution. Disclosure of gross events and expenses is not required. तो लॉजिक्स भी यही बनती है तो भाई एनपीओ के पास तो जितना पैसा आएगा एनपीओ ने अपने पास वो रिकॉर्ड करना है ना तो एनपीओ ने वो इवेंट किया है ना उसे उसके एक्सपेंसेस का पता है ना वो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा ना वो ये पूछेगा कि भाई टोटल रेवेन्यू कितना आया है उसे तो इस बात से गर्ज है कि एनपीओ के पास अमाउंट कितनी आ गया और वो उसके बाद डोनेशन है ऑलराइट दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्वेंटरीज एंड नॉन करंट एसेट्स को डिस्कस करेंगे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज